हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का सेशन राष्ट्रपति पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति, इससे रिलेटेड नोट्स देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 16/1995 से प्रभावी द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल, संक्रमणीय मत और गुप्त मतदाता द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उनका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता आपको जाएगा भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। बताई गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्ताव व 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि के रूप में 15,000 जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 के 1 के क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इनकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56 के 2 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 59 के 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनकी
अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 59 के 1 के ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 के 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प पर अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुछ सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं। अनुच्छेद 86 में संविधान के सदस्यों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवैध संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उनके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति न विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143
के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 53 के 2 के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न कोश देख लेते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, भारत का राष्ट्रपति। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है। ये सही है। कारण आर देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ये गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत, अतः दोनों भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, अतः ये दोनों भिन्न है। इसलिए ये सही है, जबकि आर गलत है। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ये सही है। कारण आर देख लेते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ये गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः कथन ए सही है, किंतु संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 की 1 के तहत राष्ट्रपति अपनी कृतियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण आर गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह उनका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 के 1 के तहत भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासित शक्तियों को किसमें निहित किया गया है?
भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर देख लेते हैं। कार्यपालिका शक्ति सरकार का वक्तव्य चलाने से संबंधित है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं करता है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति निहित है। कमांड राष्ट्रपति में निहित है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का सिलेबस राष्ट्रपति से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर देख लेते हैं। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सही है, परंतु आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उनका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालित प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत युक्ति राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अप्रत्यक्ष मतदाता से। संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो आपका हो जाता है आंसर बी और सी दोनों, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और दूसरा आपका आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। बी और सी दोनों हो जाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो आपको हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये हो जाएगा आपका, और आपका राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों
के निर्वाचित सदस्य, ये गलत हो जाएगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही हो जाएगा आपका। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा आपका राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा आपका दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इन निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। नोट से देख लेते हैं। नोट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी अभी शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, तो आपको हो जाएगा आंसर बी, दिल्ली और पुदुचेरी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, तो आपका हो जाएगा पहला, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, और आपका हो जाएगा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। ये तीनों आपके हो जाएंगे, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें मतभेद है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अन्य सभी विकल्प सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचक के मामले में AIR 1974 1682 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है और न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि
किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी, अतः विकल्प डी सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, कम से कम। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952-1997 में यथा संशोधन के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा इन प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100 की जनसंख्या। ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ये सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर इसलिए हो जाएगा बी, केवल 2। राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख सूत्र अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिनके अनुसार केवल विकल्प बी सही है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य उपर्युक्त सूत्र में यदि शेष 500 से अधिक है तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाएगा, जबकि इससे कम होने पर उसे नहीं गिना जाएगा। साथ ही यह जनसंख्या से तात्पर्य अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या से है। संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। उपर्युक्त सूत्र में यदि शेष फल आधे से कम है तो नहीं गिना जाएगा और यदि ज्यादा है तो उसे 1 गिना जाएगा। 12वें राष्ट्रपति चुनाव में तथा वर्ष 2017 में संपन्न 15वें राष्ट्रपति चुनाव में भी 4896 मतदाता थे, अतः कथन 3 गलत है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ये बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये गलत है, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा, केवल ए। संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचक की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है। चलिए देख लेते हैं। राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या गुणे 100। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक MLA विधानसभा सदस्य का मत मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य का योग बटे संसद के दोनों सदनों लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या।
अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान 708 होता है। अतः कथन 2 गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदाता करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ये गलत है। उसे राज्य विधानसभा के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ये गलत है। ये भी वह राज्य विधानसभा में उच्च सदन का सदस्य हो, ये सही है। वह राज्य विधानसभा में निम्न सदनों का सदस्य हो, ये भी गलत है। इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदन के सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होता है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यह अभिनिश्चित जनसंख्या से है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी 1971 की जनगणना से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनसंख्या द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इसे अब वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, पढ़ा लिखा हो। संविधान के अनुच्छेद 58 के 1 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिनके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, ये गलत है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें से आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक, न कि भारत का जन्मा नागरिक। इस प्रकार उसे संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु आंसर सी हो जाएगा, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संविधान के अनुच्छेद 59 के 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन
का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प सी है, अतः यही अभिष्ट उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्र निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्धारण का पात्र होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, आंसर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का सिलेबस राष्ट्रपति से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति उनकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56(2) के अनुसार। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, संसद द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की सिफारिश से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पद महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 के 3 के अनुसार दूसरा सदन उस पर आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 61, आंसर सी। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, संसद के दोनों सदनों को।
संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61 के 2 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुछ सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुछ सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, राज्यों की विधानसभाएं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 के ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो आपको हो जाएगा आंसर ए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो आपको हो जाएगा आंसर बी, 6 माह में। संविधान के अनुच्छेद 62 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उनके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए, तो आपको हो जाएगा आंसर ए, रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करवाता है? चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा 6 माह। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उनके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति 3 से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो
उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनके न होने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कथन: अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण देख लेते हैं। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। चलिए थ्योरी के संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी सिविल मुकदमा तत्संबंधित विस्तृत लिखित सूचना हेतु यहाँ उनके कार्यकाल में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अतः प्रश्नगत कथन सही नहीं है और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता, इसीलिए कारण भी गलत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु को जोड़ा गया, जिनके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट राज्य मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उनके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यता नहीं होती है तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो आपको हो जाएगा आंसर डी, मंत्रिपरिषद। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी
विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राष्ट्रपति का आशय। राष्ट्रपति का आशय अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा, या यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। अनुच्छेद 86 के 1 के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर, संसद के दोनों सदनों का पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता। चलिए देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। संविधान के 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो आपको हो जाएगा आंसर बी, जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन जाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो अर्थात अस्पष्टता सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा का प्रयोग किया। आत्यांतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही
स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसीलिए विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधानिक संविधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, ज्ञानी जैल सिंह। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अर्थात धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है? तो आपका हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। पहला, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये नहीं है। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये बिल्कुल सही है। विधेयक को रोक कर रखना, ये भी बिल्कुल सही है। क्षमा प्रदान करना, ये नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, ये भी नहीं है। संसद को संदेश भेजना, ये बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये भी नहीं है। इसलिए हमारा आंसर ई हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोककर रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उनके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, अध्यादेश जारी करना।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी का चैप्टर राष्ट्रपति से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है। चलिए देख लेते हैं। पहला, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये गलत है। संसद का अधिवेशन बुलाना, ये भी गलत है। किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद के पास वापस भेजना, ये बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, ये भी गलत है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी गलत है। किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये सही है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी सही है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए आपका आंसर ई हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, निलंबित निषेधाधिकार और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना, ये भी निषेधाधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है। इनकी अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से सलाह और अनुच्छेद 74 एक के परंतु के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है, अतः विकल्प ई सही है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। तो आपको हो जाएगा आंसर सी 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्ति का वर्णन करता है, अतः विकल्प सी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपको हो जाएगा आंसर डी अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो आपको हो जाएगा आंसर बी 6 सप्ताह। अनुच्छेद 123(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपका हो जाएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघराज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 के 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है। तो आपका हो जाएगा आंसर डी प्रयुक्त सभी, यानी भारत का महान्यायिक
महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो आपका हो जाएगा आंसर ए, अनुच्छेद 160 में। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है, अतः विकल्प ए सही नहीं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 समाधान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेखन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह आंसर बी हो जाएगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उनके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुछ सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, न्यायिक शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है।
राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा रुख और निरंतरता शामिल नहीं है, इसलिए आपका आंसर ई हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के दोषी ठहराए एवं किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्धि किए गए मामले भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो आपका हो जाएगा औपचारिक, इंस्टीट्यूलर और विधिक, और संवैधानिक और नाम मात्र, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं, तो आपका हो जाएगा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, ये गलत है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये बिल्कुल सही है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151 1 एवं 338 6 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का से उपखंड 6 में विनिर्देशित किए विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल, जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, तो आपको हो जाएगा आंसर डी, राष्ट्रपति को। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो आपको हो जाएगा आंसर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे?
थे, तो आपका हो जाएगा आंसर ए बिहार से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो आपको हो जाएगा आंसर सी बिहार से। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको हो जाएगा आंसर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 1952 और 1952 से 1957 तथा 1957 से 1962 भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे तथा 1952 एवं 1957 में वे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो आपका हो जाएगा आंसर ए श्री बी गिरी थे। श्री बी गिरी थे। भारत के व्यक्ति अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री बी गिरी थे, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार डॉक्टर सर राधाकृष्णा एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठे हैं। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो आपको हो जाएगा आंसर सी एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 1977 से 1982 थी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। आगे देख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी नीलम संजीव रेड्डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद आपका हो जाएगा 1974 से 1977 तक और एन संजीव रेड्डी आपके हो जाएंगे 1977 से 1982 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे आपका 1967 से 1969 तक। बीबी गिरी आपके हो जाएंगे 1967 से 1974 तक। इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित निम्नवत है। सूची 1 सूची 2 राष्ट्रपति और अवधि देख लेते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक। एन संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। बीबी गिरी आपकी हो जाएगी 1969 से 1974 तक। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद आसीन नहीं रहा, तो आपका हो जाएगा आंसर सी नीलम संजीव रेड्डी। दिए गए विकल्पों में से नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी नीलम संजीव रेड्डी। दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से नीलम संजीव रेड्डी दो अवधि 17/3/1967 से 19/7/1969 तक और 26/3/1977 से 13/7/1977 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन
दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, डॉक्टर राधाकृष्ण। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, बीबी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी 1969 से 1974 ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो आपका हो जाता है आंसर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के फलस्वरूप भारत पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइल के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बन सकता है। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो आपको जाएगा आंसर बी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन असंगत है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, जवाहरलाल नेहरू। दिए गए विकल्पों में जवाहरलाल नेहरू असंगत हैं, क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि प्रश्नगत अन्य व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रहे थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, 12वां। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरों सिंह शेखावत को पराजित किए। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जब उनकी मृत्यु हुई तब वह भारत के राष्ट्रपति रहे थे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, बीबी गिरी। राष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा
नीलम संजू रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें बीबी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, एडविन ल्यूटियंस द्वारा। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा।